हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2 मई यानी आज जो संस्कृत का पेपर हुआ है तो उसको हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हिंदी का पेपर मैं आपका सोल्व करवा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के संस्कृत के पेपर का रिव्यू। कितने क्वेश्चन आपने सही किए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये आपका आज का सप्तम प्रश्न पत्र है संस्कृत 2022 में, यानी जो आज आपका पेपर हुआ है। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या है कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर कोई जानता है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो 14 होती है। आगे पूछा गया है टे का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी वर्ग थे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इन सभी के उच्चारण स्थान मैंने आपको हिंदी के मैराथन में भी करवाए थे। अगर आपने वो भी देखी होगी तो भी आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया होगा। तो जल्दी से यहाँ पर आपने क्या ऑप्शन टिक किया वो बताइए। इसका दोस्तों सही जवाब होगा मूर्धा, क्योंकि कंठ से का वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, और चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, लेकिन मूर्धा से टा का उच्चारण या टा के पूरे वर्ग का उच्चारण होता है। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पूछा है कौन से शब्द में नपुंसक लिंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एतत्। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका तीसरे क्वेश्चन का भी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है रमेश में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर संधि पूछी गई थी दोस्तों आपसे हिंदी के टॉपिक में भी। अगर आपने संधि मेरे से सही से समझी होगी तो भी आप यहाँ पर आसानी से संधि पहचान पाएंगे। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। रमेश में आपकी गुण संधि है। आगे चलते हैं, 5वें प्रश्न पर पूछा गया है राजपुरुष में कौन सा समास है। तो राजपुरुष में पहले तो इसका विग्रह करके ही बताइए, आपने कैसे विग्रह करके पता लगाया कि कौन सा समास होगा। तो दोस्तों ये उदाहरण है तत्पुरुष समास का। ठीक है, राजपुरुष किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 2 मिनट में हमने फटाफट से एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ संधि के सूत्र लिखिए। दीर्घ संधि का क्या सूत्र होता है। दोस्तों संधि सूत्र पूछा है दीर्घ संधि का, तो चलिए जल्दी से बता देती हूँ आपको। इसका संधि सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, तो ये इसका संधि सूत्र होता है। आपको यूपी टेट में भी ये इसी तरीके के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि संधि सूत्र बताइए दीर्घ संधि का, गुण संधि का। ठीक है, आगे चलते हैं, नदी शब्द में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखने हैं आपके नदी शब्द के। ठीक है, तो ईकारांत है, कैसे चलेंगे इसके तीनों विभक्ति के तीनों वचनों के रूप। नदी के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप कैसे आप लोग लिखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में कैसा बनता है, प्रथमा विभक्ति में प्रथम पुरुष कैसे बनेगा, या एक वचन कैसे बनेगा, नदी। दूसरा हो जाएगा नदो और नद्य। ठीक है, ये इसके तीनों वचनों के रूप हो जाएंगे प्रथमा विभक्ति के। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। 19 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे वो यहाँ पर पूछा गया था। तो संख्या से जरूरी था एक प्रश्न आना, पहले ही आपको बता दिया गया था कि संख्या को तो जरूर से तैयार कर लीजिएगा सभी को। दोस्तों इसको बोलते हैं 19 को एकोन विशंति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 19, 29 इस तरह से ज्यादा पूछी जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकोन विशंति। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, 19 को हम इस तरीके से संस्कृत में लिखते हैं। आगे पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, नम के योग से कौन सी विभक्ति लगती है। ये दोस्तों नमा लिखा हुआ है, नमा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति जो है इसमें लगती है, ये इसका सही जवाब होगा। आगे पूछा गया है पट धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं।
तो इसमें सिर्फ आपको प्रथम पुरुष के ही बताने हैं। तो क्या हो जाएगा, लोट लकार पट धातु के किस तरीके से रूप चलेंगे, तो ये चलेंगे दोस्तों पठतु, पठताम, पठंतु। ठीक है, इस तरीके से ये इसके रूप चलेंगे तीनों प्रथम पुरुष के लोट लकार के। ठीक है, लोट का अर्थ होता है आज्ञा नहीं, हाँ आज्ञा के अर्थ में। आगे चलते हैं, पूछा गया है चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है, चौमासा में कौन सा समास है। इसमें दोस्तों द्विगु समास होगा, और द्विगु समास की पहचान मैंने आपको बहुत अच्छे से हिंदी की क्लास में भी समझाई थी। क्या होती है द्विगु समास की पहचान, इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे इसमें चौ लिखा हुआ है यानी 4 मासों का समूह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी पहचान द्विगु समास हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये हो गया। आगे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आपसे पूछा गया है 12वें नंबर का प्रश्न, क्रय धातु काल ऋट लकार का रूप बताइए। तो चलिए इसका बता देती हूँ मैं आपको फटाफट से। ऋट लकार मतलब भविष्य काल में हमको इसका बनाना है क्रय धातु का। तो कैसे बनेगी, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके रूप चला लेते हैं करिष्यति, और द्विवचन में क्या हो जाएगा करिष्यते, और बहुवचन में क्या हो जाएगा करिष्यन्ति, करिष्यन्ति। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो कैसे चलेगा, प्रथम एक वचन में तो करिष्यसि, इसके बाद करिष्यत और करिष्यत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम उत्तम पुरुष की बात करेंगे। उत्तम पुरुष का एक वचन कैसे, करिष्यामि। ठीक है, करिष्यामि और करिष्यावह, करिष्याम, करिष्याम। ठीक है, ये इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। आगे आपसे पूछा गया है दोस्तों 11 से 20 तक की गिनती संस्कृत में लिखनी है, तो ये आप लिख पाएंगे। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन में, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, तस्माद् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता। इस श्लोक का अर्थ दोस्तों ये है कि प्रिय वचन बोलने में क्या होता है, प्रिय वचन बोलने से सभी को संतुष्टि मिलती है, सभी जंतुओं को संतुष्टि मिलती है, और हमें ऐसे वचनों को बोलने में दरिद्रता मतलब यहाँ पर हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय वाक्य हमें बोलने चाहिए, उससे सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये इसका आपने अगर हिंदी में श्लोक का अर्थ लिख दिया होगा तो आपको यहाँ पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आपसे पूछा गया है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो सभी जानते हैं उपसर्ग जो है मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय उसके बाद में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों को उदाहरण समझाइए। तो श्रव्य और दृश्य उपकरण को यहाँ पर बताना था। सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षण अधिगम में जो है किस तरीके से मदद करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ। ठीक है, लंबे समय तक बच्चों को इनकी हेल्प से याद रहता है, और रुचि बढ़ती है बच्चों की जब हम उनके सामने इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। श्रव्य उपकरण में क्या क्या आ सकता है, तो इसमें ग्रामोफोन आ सकता है, और रेडियो हो सकता है श्रव्य में। दृश्य की अगर बात करें तो आपका जो डिजिटल बोर्ड होता है वो आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है, दृश्य उपकरण में आपकी किताबें आ सकती है, और ब्लैक बोर्ड आ सकता है। ये सारे दृश्य उपकरण के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यण संधि की सूत्र के माध्यम से उदाहरण व्याख्या करिए। यहाँ यण संधि का सूत्र पूछा है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको इसका यहाँ पर सूत्र बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, इको यणाची। ठीक है, इको यणाची, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, यण संधि का उदाहरण जैसे यद्यपि हो गया। ठीक है, यद्यपि, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यदि धन अपि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसको उदाहरण भी इसके साथ आपको देना था। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए।
तो यहाँ आपके वही जैसे हिंदी में होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ठीक है, संबंध कारक, ठीक है। इस प्रकार से आपने कारक यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे और इसके उदाहरण भी लिखे होंगे। तो ये थे आपके 18 के 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके संस्कृत के पेपर का। अब आपका कंप्यूटर का लास्ट पेपर का रिव्यू रह जाता है, वो भी मैं आपको कुछ ही समय बाद प्रोवाइड करा देती हूँ बहुत ही जल्दी से। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका कितने नंबर का एग्जाम हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।